हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग इसका वन शॉट करेंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस यहाँ पे कुछ पी/क्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। तो चलिए, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या। प्रोबेबिलिटी जो होता है आपका कुछ नहीं, वो आपका एक चांस होते हैं। क्या होते हैं? चांस ऑफ हैपनिंग एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पे चांस ऑफ हैपनिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे आप लोग कोई कॉइन टॉस करते हो तो हेड और टेल आने के कितने चांस होते हैं? 50-50% होते हैं। इसी तरीके से कोई आप एक मैच चल रहा हो तो आप उसमें एक टीम को जज करते हो कि कौन सी टीम आपकी जीत सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप क्या करते हो? चांस लगाते हो कि इतने % चांस है इस टीम के जीतने के। तो जो आपका परसेंटेज होता है वो मैथमेटिकल वैल्यू होती है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, राइट। उस मैथमेटिकल वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास? नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, राइट। तो यहाँ पे ये जो आउटकम है वो पॉसिबल आउटकम्स होगा। क्या होगा? पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम नीचे रहेगा, ऊपर आपका फेवरेबल जो आप चाहते हो, उस इवेंट में चाहते हो जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल में देखो एक क्वेश्चन है कि लेट देयर बी ए बास्केट ऑफ 3 बॉल्स। से हमारे पास 3 बॉल्स हैं, इसमें कुछ एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, राइट। इफ़ यू वांट टू पिक ए रेड बॉल वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड बॉल। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो यहाँ पे एक रेड बॉल पिक कर रहे हैं 3 बॉल में से, राइट। कितने में से? 3 बॉल में से हम लोग क्या करते हैं? एक रेड बॉल चुनना चाहते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि हम लोग ब्लू को भी चुन सकते हैं, रेड को भी और ग्रीन को भी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चांसेस हैं, सॉरी हमारे पास क्या है? 3 पॉसिबिलिटी हैं कि हम लोग यहाँ से 3 गेंद चुन सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल पॉसिबिलिटी क्या है? फेवरेबल बोले तो हम लोग चाहते क्या हैं इसमें? वी वांट टू इसमें क्या करते हैं? वी वांट टू पिक अ रेड बॉल। तो हमें रेड बॉल चाहिए। तो कितनी रेड बॉल है हमारे पास? एक ही है। तो यहाँ पे कितना होगा? पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या होगा? फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल आउटकम, राइट। तो ये हमारा 1/3 क्या होगा इसका? हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है हमारे पास, जैसे सैम्पल स्पेस हो गया। सैम्पल स्पेस क्या होता है? ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसमें हमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी तो पता होती है कि ये चीज़ आने वाली है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें पता रहता है कि ये चीज़ आ सकती हैं, बट उसका एट ए पर्टिकुलर टाइम हमें क्या पॉसिबल आउटकम आने वाला है वो हमें नहीं पता रहता, राइट। एक रैंडम होता है, एक आपका डिटर्मिनिस्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक बोले तो यहाँ पे जो आपका केमिस्ट्री लैब में जो होता है एक्सपेरिमेंट, वो हमारा डिटर्मिनिस्टिक होता है। यानी आप जब 2 सॉल्यूशन को मिला रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ आउटकम जो भी निकलेगा वो आपको पता रहेगा, राइट। तो वो होता है डिटर्मिनिस्टिक। और कुछ होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम जैसे बोले तो टॉसिंग अ कॉइन, ये भी क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है। थ्रोइंग अ डाइस, राइट, थ्रोइंग अ डाइस, ये भी क्या हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, अब आती है सैम्पल पॉइंट की। सैम्पल पॉइंट बोले तो उस सैम्पल स्पेस में क्या एलिमेंट हैं। जैसे हमारे पास एक कॉइन टॉस करते हो तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या आता है? S=H या T, दो आ सकते हैं। तो यहाँ पे H और T क्या हो गए? सैम्पल पॉइंट हो गए, राइट। जैसे आपने डाइस को थ्रो किया,
डाइस को थ्रो किया क्या क्या आ सकता है इसमें 1 2 3 4 5 6 राइट। तो ये हमारे पास क्या है सैम्पल पॉइंट है, यानी कि 1 2 3 4 कितने सैम्पल पॉइंट हो गए 6 सैम्पल पॉइंट हो गए। यानी कि एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं उसमें सेट के अंदर सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। सैम्पल स्पेस जो होता है एक सेट होता है, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो सैम्पल पॉइंट कहलाते हैं। ओके, इवेंट की बात करते हैं। इवेंट क्या होता है सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो भी आपके पास आने वाला जो आप चाहते हो वो आपका फेवरेबल आउटकम होगा, उसी के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे इवेंट बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे इवेंट बोलेंगे। नाउ वी हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। जैसे फॉर एग्जांपल गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस ऑन डाइस राइट, ऑन डाइस। और एक दूसरा इवेंट है, मान लो ये इवेंट हो गया, ये भी एक दूसरा इवेंट भी है गेटिंग ऑड नंबर ऑन डाइस। तो बताओ ए इवेंट में क्या क्या होगा हमारे पास। अगर इवन नंबर चाहते हो आप तो फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकता है हमारे पास। इवन नंबर बोले तो यहाँ पे 2 4 6 राइट। यहाँ पे क्या होगा ऑड नंबर पे 1 3 5। क्या इसमें कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब ए और बी कैसे हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए राइट। तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। एक आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव बोले तो द गिवन इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इफ वी टेक when I take elements in those events from the given the sample space। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जब आप इवेंट्स के सारे एलिमेंट का यूनियन लेते हो ना, तो यूनियन करने से हमारे पास क्या आता है सैम्पल स्पेस आ जाता है। जैसे ए और बी हमारे पास, ये मैंने एग्जांपल लिया था, तो इसमें अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूँ तो वो क्या बनेगा, ये सारे एलिमेंट हमारे पास ए यूनियन बी में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 राइट। और यही हमारा क्या था सैम्पल स्पेस था। यानी कि अगर हम लोग दो इवेंट एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के हो रहे हैं तो उसके अगर एलिमेंट्स को यूनियन लें, उनका यूनियन लें, तो उससे बनने वाले जो इवेंट्स वो आपके कैसे कहलाएंगे ऐग्जॉस्टिव इवेंट होंगे। ठीक है, उनका यूनियन क्या देगा हमें सैम्पल स्पेस के एलिमेंट सारे दे देगा राइट। जैसे आपने यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ, सपोज करो, हाँ यहाँ पे मान लेते हैं एक वो ले रहा हूँ रेक्टेंगल राइट। इसमें कुछ इवेंट्स हैं, मान लो E1 E2 E3 E4। अगर आप E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 लेते हो तो हमारे पास पूरा ये जो रेक्टेंगल है इसका पार्ट आ जाएगा। ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है वो पूरा हमारे पास आएगा, वही हमारा सैम्पल स्पेस है राइट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये E1 E2 E3 E4 क्या कहलाएंगे हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे इनको डिफाइन कर सकते हैं राइट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, सो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक डाइस दे रखी है, उसको हम थ्रो किया, तो हमने थ्रो जैसे ही किया तो आउटकम हमारे पास क्या आया 3 आया। ठीक है, एंड हमारे पास एक इवेंट ऑकर हो चुका है, आउटकम इज़ ऑड। एक ऑलरेडी हमारे पास इवेंट हो चुका है जिसमें आउटकम क्या था ऑड था, उसके बाद आउटकम क्या पूछ रहा है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे पास पहले जो आउटकम आ चुका है वो हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सैम्पल स्पेस बन जाएगा। अब जैसे हमारे पास क्या है एंड आउटकम क्या ऑड है, इसका मतलब सैम्पल स्पेस क्या बना 1 3 5। अब उसमें से 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही बार 3 आएगा तो 1/3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको एक और तरीका हमारे पास होता है कि आप क्या करो आउटकम वाले की अलग प्रोबेबिलिटी निकालो। यानी कि अगर आउटकम आता है ऑड आता है तो उसका इवेंट मान लेते हैं ई, वो क्या होगा 1 3 5 हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा राइट। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर ई हो चुका है तो इसका जो आपका वो होता है वैल्यू जो होता है फॉर्मूला पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में
पी, राइट। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, उससे भी हमारे पास 1/3 आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे आगे चलते हैं, इसमें तभी हम लोग क्लियर कर पाएंगे। सी, हमारे पास डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज कॉल्ड कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन वी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। यानी एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पहुंच रहा है। यानी कि इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग, पी ए बाई बी, बी ऑलरेडी हो चुका है, ए आपका प्रोबेबिलिटी का, ए की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। यानी कहीं पे अगर आपको दे रखा है कि ए एक इवेंट एफ हो चुका है, तो उसके बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछे, तो ये भी क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है, ठीक है। इस तक इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी है क्या, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी वाला जो होता है वो कॉमन पार्ट रहता है दोनों का। यानी ये अगर ए है हमारे पास, ये बी है, तो इसमें जो कॉमन पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब ध्यान रखना एक और चीज़ यहाँ पर है, ये जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ए में से बी वाला पार्ट आप माइनस कर दो, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो तो ये होते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों भाई, आप देखो पी ए जो बोलते हैं हम लोग इस पूरे को बोलते हैं, इस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये जो हमारा पूरा ए सर्कल है वो हमारा क्या दिखा रहा है, ए दिखा रहा है। उसी में से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें, किस वाले को, इस जो हमारा कॉमन वाला पार्ट जो है, इसको माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। इसी को बोलते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका हम लोग आगे भी यूज देखेंगे, तो इसको बोलते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है ये, अगर हमको ये निकालना पड़े, ये वाला पार्ट, यानी यहाँ पे जो आपका बी है उसमें से ए माइनस कर दो, यानी बी पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी में से ए वाला माइनस कर दो, तो बी माइनस ए भी बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, या फिर ये बोल सकते हैं, इसको ए माइनस बी भी बोलते हैं, और हमने ये जो लिखाया इसको भी ये भी बोलते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा हमारे पास, अगर बी में से पूरे में से हम लोग ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो ये कितना होगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसका मैं अलग से एक फॉर्मूला लिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, सो नाउ वी हैव ए क्वेश्चन that is, in a survey in a class it was found that probability of a student watching YouTube videos 0.8, probability that a student is both topper and also watches YouTube videos is 0.792, right? What is the probability that a student is topper and if he watches YouTube videos? अब यहाँ देखो हमें पूछा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज टॉपर, टॉपर है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ़ ही वॉचेस यूट्यूब वीडियो। यानी कि ये वाला इवेंट हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि वो यूट्यूब वीडियो देखता है, यानी कि हमें एक ये चीज़ पता है, यानी हमें ये आपका इवेंट ऑलरेडी ऑकर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं PW, ठीक है। ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, राइट, यूट्यूब वीडियोस। अब देखो अगर वो वीडियोस देखता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी W है, PW, और दे रखा है वो 0.8, राइट। उसी तरीके से एक और दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज बोथ टॉपर एंड ऑल्सो वॉचेस यूट्यूब वीडियोस, टॉपर भी है एंड लगा हुआ ना, तो ध्यान रखना एंड बोले तो इंटरसेक्शन, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपर इंटरसेक्शन W दे रखा है, समझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, वेट मिनट,
probability of being topper and watching, ठीक है, watches YouTube वीडियोस, राइट। ये कितना होगा, ये दिया हमारे पास 0.792, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जो आपको पूछा हुआ है कि हमारे पास, हमें पता है ऑकर्ड कौन सा इवेंट है, पहले से ही हो चुका है, कौन सा है, वॉचेस यूट्यूब वीडियोस, हमें पता है वो यूट्यूब वीडियोस देखता है, यानी कि PW। उसके बाद में हमें वो टॉपर दिखाना है कि वो कैसा है, टॉपर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, नीचे PT∩W डिवाइड बाई PW। तो ये क्या जाएगा, कितना, ये ऑलरेडी हमें 0.792 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 0.8 करोगे तो देखते हैं कितना आता है। ये 0 इससे हटा दो, 8 से इसको काट देते हैं तो ये बनेगा 9। तो 99/100 यानी 0.99। ओके बेटा, तो ये था हमारा इसका एग्जाम्पल कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास PS/F = 1। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, S जो है हमारा वो सैम्पल स्पेस है। देखिए बेटा, ये क्या हमारा सैम्पल स्पेस है, और E हम लोग यहाँ पे एक इवेंट का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, एक इवेंट को नाम दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ओनली हमारे पास फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में क्या दिया है, ओनली F इवेंट दिया है और S दिया है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारे पास एक इवेंट है, राइट ना। इसमें एक हमारे पास क्या है, एक अंदर इवेंट, ये सॉरी सैम्पल स्पेस है, और ये क्या हमारे पास एक इवेंट को वेट और यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ये हो गया, एक सर्कल लेते हैं इसमें। ये देखो बेटा, ये क्या हमारे पास एक इसके अंदर, हाँ ये हो गया अंदर, क्या है इसके E होगा, और यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगल इसका सैम्पल स्पेस दिखा रहा है। अब बोलो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि PS/F, क्या बोल रहा है ये PS/F, इसका फॉर्मूला अगर लिखें तो क्या होगा, PS∩F डिवाइड बाई PF। अब बेटा एक बात बताओ, अगर सैम्पल स्पेस हमारा रेक्टेंगल है और E हमारा जो सर्कल है, सर्कल और E में, रेक्टेंगल में क्या हमारे पास इंटरसेक्शन पार्ट आएगा, ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों में है, तो कहीं ना कहीं एरिया हमारा कौन सा, सर्कल वाला बनेगा। सर्कल वाला एरिया कौन सा है कि दोनों में है, तो इसका मतलब हमारे पास इनका दोनों का इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन पार्ट, वो क्या बनेगा, PE नहीं बोलेगा, F बनेगा बेटा, या F होगा, ये क्या होगा, F होगा, तो PF बनेगा। ओके बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, PF हो गया डिवाइड बाई PF, तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से आप निकालोगे PF/F, इसका मतलब PF/F∩F डिवाइड बाई PF। अब देखो F का F के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो भाई, F के साथ ले तो क्या आएगा, F ही आएगा, तो PF हो गया डिवाइड बाई PF = 1। ओके, तो ये भी हमें प्रूव हो गया। तो ये आप ये वाला प्रॉपर्टी आप ऐसे ही याद रख लो आप कि PA∪B क्या होता है, PA + PB - PA∩B, ऐसे आप याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ वी हैव लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फोर्थ, PE∩F। तो ये क्या होगा, PE∩F डिवाइड बाई PF होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो E∩F क्या होता है। अब जैसे हमारे पास दो एलिमेंट हैं E और F, दो इवेंट हैं सॉरी, E और F, राइट। अब यहाँ पे E डैश लगा हुआ है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है E, ठीक है। E नहीं चाहिए, F चाहिए, तो F में से आप E वाला पार्ट हटा दो, यानी कि ये वाला पार्ट आएगा। अब ये कैसे मिलेगा हमें, कहीं ना कहीं मैं अगर PF में से माइनस कर दूँ ये वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये आ जाएगा, राइट।
तो इसमें क्या करूँगा मैं, पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ कर दूँगा, ठीक है, डिवाइड बाई पी एफ, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा पी एफ है ये पूरा है, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ ये वाला पार्ट, देखो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, इससे दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो कहीं ना कहीं मेरे पास बाकी जो एरिया बचेगा वो आ जाएगा ये वाला, राइट। उस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ, और ये मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ई बाई एफ, क्योंकि ये जो पी ई बाई एफ की वैल्यू जो होगी वही यही होता है फॉर्मूला इसका, राइट। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो आपको प्रूफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है अपने पास, राइट। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन, इवेल्युएट पी ए यूनियन बी इफ 2PA इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 एंड PA/B इक्वल टू 2/5। अब देखो अगेन हम लोग, हमारे पास ये फॉर्मूला था, इसको यूज़ करना है। तो PA यूनियन बी फाइंड करना है, तो PA कितना, PA ऑलरेडी हमारे पास कितना होगा, ये 2PA की वैल्यू 5/13 है, राइट। तो यहाँ से PA कितना आ जाएगा, PA अपने पास आएगा 5/26 एंड PB हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 5/13, राइट। PA/B क्या होता है भाई, PA/B होता है PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई PB, राइट। अब PA इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता, बट हम लोग यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 2/5 दे रखी है ना, तो PA इंटरसेक्शन B कितना आएगा यहाँ से, वो आ जाएगा कितना हमारे पास 2/5 इंटू PB, राइट। PB कितना हमारे पास 5/13, कितना है 5/13 है, तो यानी कि हमारे पास ये आ गया, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2/13 आ गया PA इंटरसेक्शन B। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था PA यूनियन B का, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन P, राइट। तो PA कितना भाई हमारे पास, PA है 5/26 प्लस PB है 5/13 माइनस 2/13, तो ये कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5/26 प्लस 5 माइनस 2 3, ये 13 हो गया यहाँ पे, 5 माइनस 2 3, 3/13, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 5 11/26, ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ पे आगे चलते हैं इसमें। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज, एक हमारा क्वेश्चन देख लिया हमने यहाँ पे। हाँ, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है, इफ़ A एंड B आर इवेंट्स सच दैट PA/B इक्वल टू PB/A। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ये हमारा एक्चुअली में CBSE का क्वेश्चन है, CBSE 2024 में भी आया था ये। ओके, तो A और B इवेंट्स है हमारे पास सच दैट PA/B इक्वल टू PB/A। फॉर्मूला लिखो इसका, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB लिख सकता हूँ इसको, इक्वल टू, इसको लिखूँगा PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA, बट जो PB इंटरसेक्शन A जो होता है वो A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है। भाई A इंटरसेक्शन B बोलो तो या B इंटरसेक्शन A बोलो, बात बराबर है वो, तो PA। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास PB इक्वल टू क्या आ गया, PA। तो ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, राइट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये हमारा CBSE 2024 का ही है। लेट E एंड F बी 2 इवेंट्स सच दैट PE इक्वल टू 0.1, PE की वैल्यू कितनी है 0.1 है, PF की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 0.3 दे रखा है, PA E यूनियन F दे रखा है 0.4, तो PF/E हमें पूछा हुआ है। तो देखो अगर मैं इसको फॉर्मूला लिखूं तो PF इंटरसेक्शन PF इंटरसेक्शन E, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये
पी एफ इंटरसेक्शन ई, ओके, डिवाइड बाई पी होगा। अब देखो मैं यहाँ पे अगर इसको निकालना चाहूँ तो पहले इसमें मुझे ये बताना चाहिए कि एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ हमें पता होना चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी ई यूनियन एफ का फॉर्मूला होता है पी ई, जो अभी मैंने लिखाया था, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ओके। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमें पता है 0.4 है, पी ई हमें 0.1 दिया हुआ है और पी एफ दे रखा है 0.3 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया, ये तो आई थिंक 0 आ गया। 0.4 माइनस 0.4 0, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये वैल्यू 0 डिवाइड बाई समथिंग पी ई 0.1, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी ये भी CBSE का ही है, PYQ, ओके। ये 2024 का ही है हमारे पास, CBSE 2024। पी ए बाई बी इक्वल टू दे रखा है पी ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में, सॉरी यहाँ पे पूरे में नीचे पी बी आ जाएगा, ओके। एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी बी, इधर क्या आएगा, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, ये कट गया। और यह इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि जब भी आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना हो, देखो मैं यहाँ पे लिखा ही देता हूँ आपको, जब भी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ जाए या पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो इसका फॉर्मूला, जैसे बी हमारे पास बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बी में इसमें से पी बी लिखोगे, माइनस कर दोगे कॉमन वाला पार्ट, राइट। अब इसमें ए पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो पी ए को लिखो, माइनस कर दो इसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट, नहीं कॉमन वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास कौन सा ये वाला है, तो इसका वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी है, राइट। तो यहाँ से अपने पास आ गया 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी, राइट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है भाई, वो आ गया हाफ पी बी, राइट। कितना आ गया, हाफ पी बी। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी मैच हो गया, ओके। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ओके। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, ओके। वेट अच्छा वाला करते हैं ना, जो हमारे पास अवेलेबल है, तो ओके। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, तो इसको आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ओके, एक और क्वेश्चन है, आई थिंक ये हम लोग कर चुके हैं अभी, हाँ अभी यही किया था, तो इसको छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल में। नाउ वी हैव मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है आपका सिमिलर टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला पढ़ा था पी ए इंटरसेक्शन बी का, पी ए बाई बी का, सॉरी किसका, पी ए बाई बी का, क्या पढ़ा था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या था, पी बी था। अब देखो अगर यहाँ पे मैं ए की जगह पे ई लिख दूँ, एफ बी की जगह पे एफ लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या आएगी वो आ जाएगी कितनी, पी बी इंटू पी ए बाई बी। एक और आता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे पी बी बाई ए लिखूँ तो मेरे पास मिलेगा पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई
पी ए। तो देखो बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं यहाँ से इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी ए इंटू पी बी बाई ए। ओके, तो इस तरीके से आप मैं दोनों तरीके से इसको लिख सकता हूँ, इसकी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ और इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे एक पी ई इंटरसेक्शन एफ को क्या लिखा है, पी ई इंटू पी ई बाई एफ आई, और यहाँ पे एक और तरीके से लिखा है पी एफ इंटू पी ई बाई एफ। ओके, यहाँ जो रहेगा वो यहाँ पे नीचे रहेगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर हाँ, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे दो इवेंट हो रखे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड एफ, इसका मतलब है एंड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ओके, देन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड, ई इज ऑलरेडी ऑकर्ड, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि पी एफ, ओके, पी एफ इंटू पी ई वाई एफ, ई वाई एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड। अब देखो तीन इवेंट हो जाएं, मान लो पहले ई हो रहा है, फिर एफ हो रहा है, फिर जी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, अगर मैं एक साथ तीनों की निकालना चाहता हूँ, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ एंड जी तीनों के एक साथ, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पहले हमने ये किया, देन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई एंड एफ बोथ आर ऑकर्ड। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे दो इवेंट होते हैं, बट एक का होना दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो डाइसिस को थ्रो किया, हाँ, टू डाइसिस आर रोल्ड। बताइए, दो डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, एक पे कुछ 1 आ रहा है, दूसरे पे 3 आ रहा है, क्या दोनों आपस में डिपेंडेंट है क्या एक पे आना दूसरे, एक पे 1 आना दूसरे से इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्या उसका। लेकिन यहीं पे अगर मैं दूसरा इवेंट लूँ, जैसे मेरे पास एक बैग है, यहाँ से मैंने पहले टाइम में एक बॉल निकाली, मान लो 2 रेड है, यहाँ पे 3 ब्लैक है, यहाँ पे मैंने एक बॉल निकाली, 1 बॉल इज ड्रॉन। नाउ आई एम ड्राइंग 1 मोर बॉल, ओके, एक और बॉल मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, 1 मोर बॉल। तो होगा क्या, इस बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या वो इस पहली वाली बॉल पे डिपेंड करेगी क्या। मान लो मुझे ये वाली बॉल जो है, इस बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, इस वाले की, सेकंड वाले की, सेकंड टाइम में। उससे क्या होगा, अगर फर्स्ट टाइम में कुछ आपको अगर रेड बॉल मिल गई तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर रेड बॉल ना मिल रही तो फिर भी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, कुछ और प्रोबेबिलिटी आएगी। मान लो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम में रेड बॉल आई, तो यहाँ पे एक बॉल कम हो गई, तो यहाँ पे अभी जो हमारे पास आउटकम है वो 1 ही रह गया, एक ही रेड बॉल रह गई, डिवाइड बाई कितने में से 5 में से 1 चली गई, तो 4 बचे, 1/4। बट अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ब्लैक बॉल आई थी फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे क्या आई थी, ब्लैक बॉल आई थी, तो यहाँ पे जो है हमारे पास रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने के आउटकम अभी 2 रह जाएंगे। मेरे पास 2 रेड हैं, ठीक है, एक ब्लैक निकल गई, तो 2 रेड अभी मेरे पास अवेलेबल है, कितने में से, 4 में से। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। यानी ये इवेंट कैसा है हमारा, ये डिपेंडेंट है। अगर मैं बोलूँ कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेसमेंट उसको मतलब उसको बॉल को वापस नहीं डाला, अगर वापस डाल दिया तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। अभी ये क्या है, डिपेंडेंट है। अगर मान लो मैं यही बॉल वापस इसमें रख देता बैग में, तो होता क्या, मेरे पास अभी भी उतने ऑप्शन अवेलेबल होते जितने पहले थे। यानी पहले जो बॉल निकाली उससे उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस दूसरी वाली दूसरे टाइम पे हम लोग बॉल जो निकाल रहे हैं उसका, उस पर पहले इवेंट का फ़र्क नहीं पड़ रहा।
ओके, इसका मतलब वो अभी जो हमारे पास विद रिप्लेसमेंट होगा, विद रिप्लेसमेंट, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा। बट अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब वो डिपेंडेंट हो गया, राइट। वो कैसा हो गया? डिपेंडेंट इवेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैम्पल स्पेस एज इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाई द ऑकरेंस ऑफ अदर। ओके, देन वी से दैट टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, वही है, एक का इफेक्ट दूसरे पर ना पड़े, उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज ना हो। ठीक है, अब ये नहीं होना चाहिए ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, वो नहीं होना चाहिए, यही होगा, वही आपका इंडिपेंडेंट है। अब देखो, अगर एफ और ई डिफरेंट हो गई तो ये इसके पी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो जो पी एफ की प्रोबेबिलिटी होगी वो एफ की कहलाएगी। ठीक है, ई एफ ई बाई एफ क्या होगा, वो ई के बराबर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, तो एफ हो गया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट है, तो ई हमारा अलग से हो गया मतलब। ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी ई के बराबर हो जाएगा, पी के बराबर, राइट। यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अब देखो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या थी, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, नाउ सी, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी वो थी क्या कि पी ई बाई एफ क्या होता था, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। तो यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया, पी एफ इंटू पी ई बाई एफ किसके बराबर आ गया, अभी पी ई के बराबर, क्योंकि एफ से वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो यानी कि ये पी ई के बराबर हो गया, तो ये आपस में ऐसे इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमको ध्यान रखना है, और ये भी दोनों आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास है, हाँ ऐसे ही बीच में अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो उसको इन मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, यानी वो आपस में इंडिपेंडेंट हो गए, तो एक की प्रोबेबिलिटी और दूसरी प्रोबेबिलिटी अलग अलग काउंट होगी, और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड करने के लिए, राइट। अब जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी है, एक बार वेट अ मिनट, ओके, ए एंड बी ले रखा है तो पी ए इंटू पी बन जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है तो पी ए इंटू पी सी हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली आप ये ले सकते हो, तीन हैं तो तीनों का एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो तीनों ही आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नाउ कम्स बेस थ्योरम। ओके, बेस थ्योरम में एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे इवेंट्स हैं, बट हम लोग यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ओनली 3 इवेंट्स लें। कितने इवेंट्स? 3 इवेंट्स। मान लो आपके पास यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं, राइट। यहाँ पे ऐसे करके हमारे पास 3 इवेंट दे रखे हैं, E1 E2 E3, राइट। और यहाँ पे मैं एक और इवेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं ले रहा हूँ एक तीसरा इवेंट जो तीनों में कॉमन है, ये ए इवेंट बोल रहा हूँ, राइट। अब कहीं ना कहीं मैं पी ए को क्या ले सकता हूँ, बताइए। पी ए को मैं लिख सकता हूँ कि ये जो पार्ट है इसको मैं अलग से काउंट करूँगा, एक ये वाला पार्ट है, राइट। और एक और मैं दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ तक का, इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं बोल सकता हूँ कि पी ए इक्वल टू पी E1 इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, राइट, प्लस ये इतना सा पार्ट क्या हो गया, पी E1 इंटरसेक्शन ए। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ए और E2 में कॉमन है, तो इसको लिखूँगा मैं E2 इंटरसेक्शन ए। भाई ए में और E2 में दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, यही तो पार्ट है, तो इसको क्या लिखूँगा मैं, इसको मैं इससे दिखा देता हूँ, हाँ, पी E2 इंटरसेक्शन ए,
राइट, एंड प्लस पी E3 इंटरसेक्शन ए, ये जो पार्ट है ब्लैक वाला, इसको क्या लिखूँगा E3 और ए का कॉमन पार्ट, तो E3 इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे अगेन मैं लिख सकता हूँ P E1 इंटू P A/E1। बोलो इतने पार्ट को मैं क्या ये लिख सकता हूँ मैं, बोलो। उसके बाद प्लस इसी तरीके से इसको लिख सकता हूँ P E2 इंटू P A/E2, राइट। इसी तरीके से लास्ट वाले को P E3 इंटू P A/E3, सही है। अब ध्यान रखना, ये जो हमारा लास्ट में ये फॉर्मूला आया, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। ओके, सबसे पहला काम क्या रहेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, उसके बाद में बेस थ्योरम लगाएंगे। अब बेस थ्योरम क्या होती है, हमारे पास किसी एक पार्ट का हमारे पास कितना पोर्शन इसमें इसका योगदान है, इसमें ऐसे बोलेंगे तो कितना पार्ट इसका आ रहा है, ए वाली प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी में E1 का कितना पार्ट है या E2 का कितना पोर्शन है, वो उसको ऊपर रख देंगे और डिवाइड बाई नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास बेस थ्योरम दे देगा। तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको मैं एक्चुअली मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं एक बार। ओके, नाउ सी, हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ गया था PA इक्वल टू, वेट, हाँ, PA इक्वल टू क्या आया था, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ध्यान रखना एक और चीज़, E1 E2 E3 जितने भी इवेंट आए, EN आ सकते हैं, वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होने चाहिए। मैंने अभी एक डायग्राम बनाया, उसमें आपने क्या देखा था, कुछ इस टाइप से डायग्राम था। अब यहाँ पे क्या किया था हमने, कुछ एक ऐसे बनाया था, एक ऐसे बनाया था, ये E1 था, ये E2 E3, दोनों में कुछ E1 E2 E3 आपस में सारे डिफरेंट थे, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं था, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। और सभी मिला के E1 E2 E3 मिला के हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा था, यानी सैम्पल स्पेस बन रहा था। इसका मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे, समझ में आ रहा है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स से। तो हमारे पास जितने भी इवेंट्स एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, वो सारे इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी में काउंट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ PE3 इंटू PA/E3 और लेसे लास्ट में चलता जाएगा, कितने भी आ सकते हैं। इसको मैं समीशन करके लिख सकता हूँ, समीशन I इक्वल टू 1 से लेके n तक PEI डिवाइड इंटू PA/EI। ओके, PA की वैल्यू, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब अगर मुझे बेस थ्योरम निकालनी है तो बेस थ्योरम क्या होगा, A होने के बाद, यानी कि मुझे मेरा इवेंट A होने के बाद उसमें E1 का क्या वैल्यू, E1 का क्या पोर्शन है, इसमें E1 का कितना डिपेंडेंसी है इसका PA में, तो इसमें बोलेंगे हम लोग EI डिवाइड बाई A, यानी A हो चुका है, उसके बाद में E1 हो रहा है, E1 की आने की प्रोबेबिलिटी, E1 से आने की प्रोबेबिलिटी है, E2 से आने की प्रोबेबिलिटी, ये मैं फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे 1 दे रखे, I का वैल्यू 1 2 3 कुछ हो सकता है यहाँ पे, तो PEI राइट इंटू PA/EI डिवाइड बाई PEI इंटू PA/EI, यहाँ पे समीशन होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, समीशन I इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है। ये हमारा बेस थ्योरम कहता है। आप क्वेश्चन देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो चलिए इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा CBSE का क्वेश्चन है,
2024 का भी मैंने लिया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे द चांसेस ऑफ PQR गेटिंग सेलेक्टेड एज CEO ऑफ कंपनी आर इन द रेशियो ऑफ 4:1:2 respectively. The probabilities for the companies to increase its profit from previous year under the new CEO PQR are 0.3, 0.8, 0.5, यानी कि हमारे पास probability ऑफ कंपनी का जो प्रॉफिट है इंक्रीज होने का वो दे रखा है हमारे पास। अगर P हमारा CEO न्यू CEO बनता है तो उसका जो वो कितना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है 0.3, उसका प्रॉबिलिटी कितना है 0.3। अगर Q हमारा CEO बनता है कंपनी का तो वो कितना प्रॉफिट बनाएगा, उसका प्रॉबिलिटी कितना है 0.8। इसी तरीके से R का दे रखा है 0.5। ओके, इफ़ द कंपनी इंक्रीज द प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर फॉर द प्रॉबिलिटी दैट इट इज़ ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ R एज CEO। एक्चुअली में यहाँ पे इंक्रीज द प्रॉफिट हमारी कंपनी का जो है प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, वो हो सकता है P की बेस से या Q की बेस से या R की बेस से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ एक चीज़ लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग। हमारे पास सबसे पहले दे रखा है कि सिलेक्ट होने के चांसेस कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग न्यू CEO P एच CEO, ठीक है, P एच CEO कितना है भाई हमारे पास 4:1:2 है। तो 4 अपॉन टोटल 4 + 1 + 2, 4 + 1 + 2 कितना होगा 4/7 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग Q एज CEO वो कितना होगा 1/7, राइट, 1/4 + 1 + 2 अगेन। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ QR एज CEO कितना है वो हमारे पास ये दे रखा है 2/7। ओके, उसके बाद अगर CEO बनता है, जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ P अगर CEO बनता है, कौन P, तो उसके बाद प्रॉफिट इंक्रीज होने का, इंक्रीज प्रॉफिट वो कितना होगा, वो दे रखा हमारे पास 0.3। आप P के CEO बनने के बाद प्रॉफिट इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, राइट। उसके बाद हमारे पास इंक्रीज प्रॉफिट अगर Q CEO बनता है तो कितना है वो 0.8 है, राइट। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज प्रॉफिट ड्यू टू R, और R CEO बनता है तो उसमें उसके बाद हमारी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाँ वो है कितना 0.5। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास कंपनी में हो क्या रहा है, कंपनी इंक्रीज द प्रॉफिट, तो इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी आप निकालने को पहले, उसके बाद में वो ड्यू टू R है, वो बात की बात है, वो हमारी बेस थ्योरम है। तो यहाँ पे इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी, इंक्रीज द प्रॉफिट इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी वो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, तो जो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रॉफिट इंक्रीज प्रॉफिट, राइट। अगर देखो हमने P को सेलेक्ट किया, P को एज ए CEO सेलेक्ट किया, उसके बाद में हमारा प्रॉफिट जो इंक्रीज होगा किसके द्वारा, P के द्वारा, उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। भाई देखो हमने P को सिलेक्ट किया, P के द्वारा कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, या हो सकता है हमने Q को सिलेक्ट किया, उसके द्वारा प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ, राइट, Q के द्वारा। या हो सकता है हमने R को सिलेक्ट किया, उसके बाद में प्रॉफिट को इंक्रीज कराया उसके द्वारा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो सेलेक्टिंग होने की प्रोबेबिलिटी, P के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 4/7, राइट। और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था 0.3, 0.8, 0.5 था, तो P के द्वारा कितना था 0.3, या 0.3 आ जाएगा, प्लस Q को सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/7 था, उसके बाद उसके प्रॉफिट इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है।
उसके बाद आर को सिलेक्ट किया, आर के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, वो थी 2/7। उसके बाद उसके द्वारा प्रॉफिट इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी कितना था हमारे पास, वो था 0.5। इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग निकालने हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो आर की वजह से हुआ है, इंक्रीज प्रॉफिट राइट। हमारे पास प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बट वो आर की वजह से हुआ है, तो हमारे पास आर का प्रोपोर्शन कितना है इसमें, ये आर का पोर्शन, इसको हम लोग ऊपर रख देंगे राइट, डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी 4/7 इंटू 0.3 प्लस 1/7 इंटू 0.8 प्लस 2/7 इंटू 0.5। सो सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा अपने पास। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो हमारे पास 20 थ्योरम के तो कम ही आते हैं, 20 थ्योरम के क्या होते हैं, सॉरी 20 थ्योरम के नहीं, हम लोग बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो 20 थ्योरम के क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़ा उसके पोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, उसका मार्किंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक, ओके हाँ, अ कार्ड फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज लॉस्ट। इसमें क्या हुआ है कि एक कार्ड हमारे पास लॉस्ट हो गया है, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम। जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनमें से एक कार्ड चुना गया, एंड इज फाउंड टू बी ए किंग, हमने इसको किंग पाया। बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग ए किंग। देखो हमारे पास 52 कार्ड्स है, सबसे पहले हमारे पास क्या हो, एक कार्ड लॉस्ट हो गया। तो जो कार्ड लॉस्ट हुआ है पहले उसके बारे में डिसाइड करो, क्या वो किंग हो सकता है क्या या नहीं हो सकता। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे जो लॉस्ट कार्ड के बाद में हम लोग प्रोबेबिलिटी जो हमने कार्ड ड्रॉ किया है, एक कार्ड लॉस्ट हो गया, उसके बाद में कार्ड ड्रॉन किया तो वो किंग पाया गया रिमेनिंग कार्ड में से। अगर आपने लॉस्ट कार्ड को नेगलेक्ट करके उस बाकी पत्तों में से आप एक किंग निकाल रहे हो, तो ये किंग आने की प्रोबेबिलिटी उस लॉस्ट कार्ड पे डिपेंड करेगी। अगर लॉस्ट कार्ड आपका किंग हुआ तो हमारे पास एक किंग कम हो जाएगा, अगर लॉस्ट कार्ड किंग नहीं हुआ तो हमारे पास जितने किंग पहले थे उतने ही हमारे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। तो दो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि या तो हमारा कार्ड लॉस्ट हो गया हो, जो हमारा जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो किंग हो, लॉस्ट कार्ड इज किंग राइट, लॉस्ट कार्ड कैसा है, वो किंग है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें एक लॉस्ट कार्ड जो है किंग को हमें खोना है, तो किंग हमारे पास कितने हैं, 4 है, ठीक है। 4 में से किसी को भी घुमा दो, आप किसी को भी निकाल दो तो एक पत्ता गायब हो जाएगा किंग का, ठीक है। और कितने में से, 52 कार्ड में से, यानी कितना आ गया, 1/13। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड इज़ नॉट किंग, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो होगा 1 - 1/13। सीधे इसमें 1 में से माइनस कर देंगे तो 12/13 आ जाएगा। ओके नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, किंग सेलेक्ट कर रहे हैं रिमेनिंग कार्ड में से, यानी हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने अवेलेबल हैं आफ्टर लूजिंग 1 कार्ड, कितने हैं, 51 कार्ड्स होंगे राइट। अब इन 51 कार्ड्स में से हमें एक किंग चुनना है। तो देखो हमारे पास हो सकता है कि आपने किंग होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें क्या चाहिए, किंग चाहिए। तो किंग कैसे कैसे आ सकता है, किंग जो आएगा हो सकता है हमारा जो हमारा लॉस्ट कार्ड था वो किंग था, ठीक है। हो सकता है लॉस्ट कार्ड हमारा किंग ना हो, इज नॉट किंग राइट। अब देखो अगर लॉस्ट कार्ड किंग हुआ उसके बाद में आपने पत्ते निकाले,
पत्ते में से एक पत्ता निकाला, एक कार्ड निकाला, तो क्या होगा? पहली बात तो हमारे पास अभी एक कार्ड तो गुम हो ही चुका है, तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है 51 कार्ड। एक किंग गायब हुआ है हमारा 52 में से, तो हमारे पास 4 किंग थे पहले, 4 किंग में से एक चला गया, तो कितने बचे? 3 बचे यहाँ पे। तो हमारे पास जब लॉस्ट कार्ड किंग है, यानी एक जो पत्ता जो लॉस्ट हुआ था वो हमारा किंग था, उसके बाद में किंग निकाल रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास 3 ही किंग बचे ना, तो 3 में से एक ले लो आप और डिवाइड बाई टोटल हमारे पास कार्ड कितने? 51 बचेंगे। तो एक कार्ड तो खो गया, ठीक है। या प्लस या हो सकता है लॉस्ट कार्ड इज़ नॉट किंग, लॉस्ट कार्ड इज़ नॉट किंग। इसका मतलब हमारे पास किंग गायब हुआ ही नहीं, दूसरा पत्ता गायब हो गया, यानी हमारे पास किंग अभी भी कितने अवेलेबल हैं? 4 अवेलेबल हैं। कितने में से? सॉरी 41 नहीं होगा, ओके, हाँ 4 बाई कितना होगा? 51, राइट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे, हाँ, अगर पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकाल रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा वो? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड हमारे पास कितना था? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड इज किंग वो था 1/13, और लॉस्ट कार्ड इज नॉट किंग वो 12/13 था। तो इसका मतलब हाँ कितना आएगा? ये आएगा अपना 1/13 इंटू कितना हुआ था? 3/51 प्लस 12/13 लॉस्ट कार्ड इज नॉट किंग, देन 4/51। अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट हमारे पास किंग आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो किंग जो है, हाँ जो किंग आया है वो कब आया है? जब लॉस्ट कार्ड हमारा क्या था? किंग था। लॉस्ट कार्ड बीइंग किंग, तो क्या बनेगा ये? इसमें लॉस्ट कार्ड बीइंग किंग का कितना पोर्शन है? ये रहा, ठीक है। इसको ऊपर रख दो, सॉरी 3/51 डिवाइड बाई 1/13 इंटू 3/51 प्लस 12/13 इंटू 4/51, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हमारा जो आपका आंसर होगा, इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसमें 13 और 51 कट जाएंगे इसमें कॉमन लेके, राइट। तो कितना बचेगा? 3/3 प्लस 48, 3/51, ये जगह 117, हाँ। तो 1/17 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारा CBSE का PYQ, ओके। सो एक और है हमारे पास बेस थ्योरम का ही। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that ball is drawn from the first bag. देखो यहाँ पे हमारे पास 2 बैग हैं, एक बैग ये रहा, एक बैग ये रहा। अब इन बैग में क्या है हमारे पास? ये फर्स्ट बैग हो गया, ये सेकंड बैग हो गया। इसमें कितनी है? 4 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल, इसमें 2 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल्स, ओके। नाउ इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक रेड बॉल चुन रहे हैं। तो सबसे पहले अब देखो हमारे पास एक बैग तो है नहीं, सो सीधा हाथ डाला, सो हमारे पास रेड बॉल निकाल लेंगे या बॉल निकाल लें एक। हमारे पास क्या 2 बैग हैं, पहले हम लोग बैग को सिलेक्ट करेंगे कि कौन से बैग में हाथ डालना है, ठीक है ना। उसी के बाद तो बॉल निकाल पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पहले हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग्स, कितना होगा वो? P ऑफ फर्स्ट बैग या P ऑफ सेकंड बैग, दोनों ही इक्वली प्रोबेबल हैं। तो यानी कि हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2, दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 2 बैग हैं, एक चुनना है, तो 1/2 सीधा, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बॉल निकालनी है जो कि रेड आनी चाहिए। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। देखो हो सकता है आपने फर्स्ट बैग में हाथ डाला एंड उसमें से, अब देखो ध्यान रखना, मेरी बातों पे ध्यान रखना, एंड बोला तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, या बोलूँगा तो इसका मतलब वहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, वर्ड पे आपको ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, यानी कि हमने एक फर्स्ट बैग में हाथ डाला, देन एंड उसमें से क्या कर रहे हैं, एक रेड बॉल निकाल रहे हैं। तो रेड बॉल हमारे पास कितनी अवेलेबल है, 4, कितने में से, 8 में से। भाई टोटल बॉल कितनी है, 8 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, हाँ इसको पहले, हाँ इससे लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, यानी कि हम लोग पहले फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किए, उसमें से रेड बॉल हम लोग निकालें, ठीक है। या हम लोगों ने सेकंड बैग को सिलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। देन हम लोग देखेंगे कि पी ऑफ फर्स्ट बैग। अब फर्स्ट बैग की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट बैग की 1/2 है, राइट। उसके बाद फर्स्ट बैग में से हाथ डालने पर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 हमारे पास रेड अवेलेबल है, कितने में से टोटल, 4 4 8, राइट। या हो सकता है सेकंड बॉल में, सेकंड बैग में हाथ डाला तो 1/2, देन उसमें से रेड बॉल निकाली, तो रेड हमारे पास कितनी अवेलेबल है, 2, कितने में से, 8 में से, राइट। तो ये हो गई हमारी कितनी, इसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ओके। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो आ ही चुका है बॉल, रेड आ चुका है, ऑकर हो चुका है इवेंट ये। उसके बाद वो रेड बॉल कहाँ से आए, फर्स्ट बैग से आए, कहाँ से आए, फर्स्ट बैग से। तो फर्स्ट बैग का कितना पोर्शन है हमारे पास, ये रहा भाई, ये हमारे पास फर्स्ट बैग का पोर्शन है, इसको ऊपर लिख दो, डिवाइडेड बाई कितना होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8, राइट। इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ गया 4/16, और यहाँ पे 4/16 प्लस 2/16, तो ये हो गया 4/16 डिवाइड बाई 8/16, तो ये कट गया 4 से ही 2 बार, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 1/2, ओके। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन बीस थ्योरम का। तो ध्यान रखना, बीस थ्योरम आपकी अब क्लियर हो जाएगी। इसमें सिर्फ क्या करना है, आपके पास एक इवेंट हो चुका होगा, वो ये दिखा रहा है कि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसका मतलब वो इवेंट हमें ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद में बेस थ्योरम लगेगी, ठीक है ना भाई। तो इसमें ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में, एनी क्वेश्चन में, इन एनी क्वेश्चन, अगर आपके पास वन इवेंट इज ऑलरेडी ऑकर्ड, यानी कि जैसे रेड आ चुका है हमारे पास अभी इवेंट क्या हुआ था, रेड आ चुका था। अब वो रेड कैसे आया, हो सकता है फर्स्ट बैग से आया, सेकंड बैग से आया, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन रेड आपका इवेंट हो चुका है, रेड बॉल आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। क्या दिखाएगा ये, टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसके बाद सेकंड जो आपका फाइंड प्रोबेबिलिटी बोले, तो वहाँ पे आपको क्या लगानी है, बेस थ्योरम लगानी है भाई। क्या लगानी है, बेस थ्योरम, ठीक है ना भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ओके कुछ नहीं है, इतना ही था हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग सारे जो क्वेश्चन थे, मतलब आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी बन सकते थे वो हमने करे, और हमने कुछ यहाँ पे PYQ भी करे। तो जो आपके CBSE 2024 में आए हुए हैं, कुछ इस प्रोबेबिलिटी से हमारा जो रहता है कि एक पैराग्राफ जो आता है हमारा, एक केस स्टडी है आपका, केस स्टडी और आता है। मैं इसका केस स्टडी का आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में सारे केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक NCERT का भी इसमें 1 शॉट ले लेंगे, ओके। तो 1 बाई 1 हम लोग सारा चीज़ कवर कर लेंगे। तो आपका बोर्ड में एक भी मार्क्स इसमें से कटेगा नहीं, ओके। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है, ओके बच्चों। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, थैंक यू।